A body floats in a liquid contained in a beaker. The whole system, as shown in figure, falls freely under gravity. The upthrust on the body due to the liquid. So देखो बेटा ऐसा है कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसमें एक बॉडी फ्लोट कर रही है बेटे। ये पूरे का पूरा कंटेनर हम लोग फॉल करा देते हैं, फ्री फॉल में आ जाता है। तो बेटा जब ये फ्री फॉल में आ गया तो अब देखिए सूडो फोर्स इस सारे अंदर कंटेंट्स पे कैसे लगेगी, अपवर्ड। नाउ व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट, द अपैरेंट एक्सेलरेशन। बेटा अपैरेंट एक्सेलरेशन कितनी होगी इस केस में, apparent acceleration in this case is equal to 0. So apparent acceleration यदि 0 हो गई, so that means to say that the upthrust on the body will be 0. Upthrust on the body will be 0 क्योंकि g ही 0 हो गया, upthrust होता है weight of liquid displaced, so weight of liquid displaced turns out to be 0 because g is 0. Next बेटे, next question, 29th question. Question number 29th. A weightless rubber balloon has 100 gram of water in it. Its weight in water will be. So बेटा देखिए एक वेटलेस बैलून है हमारे पास और उस गुब्बारे में हमने पानी भर रखा है। तो मतलब गुब्बारे का जो मटेरियल है उसका मास नहीं है, सारा मास किसका है, पानी का है, और इसको एक पानी के बर्तन में डाल रखा है। नाउ बेटे अपैरेंट वेट पूछा गया इसका। सपोज कीजिए इस गुब्बारे का वॉल्यूम V था। नाउ इसका डेंसिटी तो हो गया रो ऑफ वाटर, और बेटा हमने इसको कंटेनर में डाल रखा है जिसमें पानी है, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज आल्सो डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ अपैरेंट वेट होता है, बेटा वेट माइनस अपथ्रस्ट, वेट माइनस अपथ्रस्ट। सो वेट कितना हो गया बेटे, v इंटू रो w इंटू जी माइनस v इंटू रो w इंटू जी। ये कितना हो गया बेटा, 0. सो द अपैरेंट वेट टर्न्स आउट टू बी 0. नेक्स्ट बेटे 30th क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे। इस 29th क्वेश्चन का आंसर बना है डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 30th क्वेश्चन देखेंगे। A man is sitting in a boat which is floating on a pond. If the man drinks some water from the pond, the level of the water in the pond. तो बेटा एक आदमी किश्ती में बैठा है, ठीक है बेटे, और कुछ पानी पॉन्ड से पी लेता है वो। तो कुछ पानी पॉन्ड से पी लेता है और फिर हमसे वो पूछ रहा है द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, मतलब जो वाटर का लेवल है पॉन्ड में उस पे क्या चेंज होगा अगर ये आदमी थोड़ा सा पानी पी ले। ना बेटा देखो ये हमारा पॉन्ड था, ऐसा है अगर उसने थोड़ा पानी पी भी लिया तो उसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया बेटे। उसका वेट बढ़ेगा तो नेचुरली डाउनवर्ड वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, शिप जो है थोड़ा सा ज्यादा डूबेगी, ठीक है। और बेटे देखो इसका वेट थोड़ा सा अपेरेंटली इंक्रीज किया, लेकिन जितना इसने पानी पिया उसका अपथ्रस्ट क्या है, उसका अपथ्रस्ट जो है आपको अपेरेंट वेट ऑफ द वाटर दैट ही हैज ड्रंक इज 0. सो देयरफॉर जितना लेवल पहले था पानी का उतना ही लेवल अब रहेगा बेटा, उतना ही लेवल अब रहेगा। सो आंसर इज सी पार्ट, द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज द अपेरेंट वेट ऑफ वाटर इज 0, बिकॉज वो अपने आप वाटर में ही, ठीक है बेटे। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, नेक्स्ट 31st क्वेश्चन। A body floats with 1/3 of its volume outside water and 1/4 of its volume outside another liquid. The density of another liquid is. So देखो बेटा एक हमें दिया है क्वेश्चन कि एक बॉडी 1/3 of its volume outside water
और वही बॉडी 1/4 of its volume outside another liquid, then what is the density of another liquid? ठीक है बेटे, नाउ आपको ये पता होना चाहिए, नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अनदर लिक्विड वी वांट टू फाइंड आउट। अगर 1/3 वॉल्यूम पानी में इनसाइड है, ठीक है बेटा, 1/3 वॉल्यूम यदि इनसाइड है तो वॉल्यूम इनसाइड इज V/3, वॉल्यूम इनसाइड इज V/3, so then 2V/3 is outside, sorry V/3, sorry bete, V/3 of the volume is outside, so 2V/3 is inside. This is volume outside and this is volume inside water. इतनी वॉल्यूम इनसाइड है पानी के। सो बेटा वॉल्यूम इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनसाइड इज डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां पे लिक्विड क्या है बेटे? वाटर। नाउ दूसरी सिचुएशन में वो कह रहा है हमसे कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम आउटसाइड अनदर लिक्विड। 1/4 वॉल्यूम आउटसाइड है, तो V/4 इज वॉल्यूम आउटसाइड फॉर द सेकंड वन। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम इनसाइड कितनी हो जाएगी बेटे? 3V/4। वॉल्यूम इनसाइड कितनी होगी? 3V/4। सो बेटा 3V/4 अच्छा, ये बेटे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दैट इज इनसाइड एंड दिस इज द वॉल्यूम दैट इज इनसाइड। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? V कैंसिल हो जाएगा बेटा। कैसे? यू डिवाइड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो आप देखिए बेटे, नाउ यू नो द डेंसिटी ऑफ वाटर, you know the density of water. Now you don't know, we want to find out the density of another liquid. So liquid की density निकालना चाहते हैं। अब दो इक्वेशंस हैं, आप ऐसा कीजिए बेटा, डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशनों को। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2/3 अपॉन 3/4, ये हो जाएगा बेटा 4/3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो गया बेटा 8/9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो नाउ बेटा देखिए, दिस इज 1 ग्राम पर सीसी, तो 8/9 ग्राम पर सीसी इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 32nd क्वेश्चन। A mercury barometer set up inside a sealed cabin on the moon containing air at our usual atmospheric pressure, and the temperature would stand about. So देखो बेटा, ऐसा है कि ये हमसे पूछ रहा है कि मर्करी बैरोमीटर हमने बनाया है और उसको एक सील्ड कैबिन में मून पर रख रखा है, और वहां पे जो हमारा प्रेशर है दैट इज एज सेम, उस कैबिन में जो प्रेशर मेंटेन कर रखा है दैट इज सेम एज द प्रेशर ऑन द अर्थ, और टेम्परेचर भी वही मेंटेन कर रखा है मून के एटमॉस्फेयर में। मून पे एक सील्ड कैबिन बनाया और उस पे एक मर्करी बैरोमीटर रख रखा है, और उस बैरोमीटर का बेटा हमने जो प्रेशर है, उस कैबिन में जो प्रेशर है, उस बैरोमीटर को सेम प्रेशर एज दैट ऑफ द अर्थ, और टेम्परेचर भी वही मेंटेन कर रखा है। तो कहता है कितनी हाइट तक मर्करी स्टैंड करेगी, कितनी हाइट तक मर्करी स्टैंड करेगी। तो देखो बेटे, आपको पता है अर्थ पे जो प्रेशर है दैट इज प्रेशर हेड जो होता है, अर्थ पे जो प्रेशर हेड है दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी, 760 mm ऑफ मर्करी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी। अब प्रेशर उतना ही है बेटे, एटमॉस्फेयर जो सील्ड कैबिन में हमने प्रेशर रखा है वो उतना ही है। अच्छा बेटे, ये हाइट हमें पता करनी है कि क्या होगी लिक्विड उसकी मर्करी कॉलम की, इनटू डेंसिटी ऑफ मर्करी। डेंसिटी नहीं बदल रही बेटे, मर्करी की वही डेंसिटी है। हाँ,
मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है 1/6 होती है दैट ऑन दी अर्थ, तो ये होगी g/6। तो बेटा अब देखिए इसकी ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, इसका मतलब h कितना हो जाएगा बेटे 760 into 6। h कितना हो गया 760 into 6 mm। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 33rd क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 33rd क्वेश्चन। टू व्हाट हाइट शुड ए cylindrical vessel of diameter d be filled with a liquid so that the total force on the vertical surface of the vessel be equal to force on the bottom। so अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से कि हमारे पास बेटे एक लिक्विड कॉलम है और बर्तन है कोई, उसका डायमीटर d है। कहता कितना पानी इसमें भरा जाए कि साइडवर्ड फोर्स जो वॉल्स पे फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाए बेटे, वो हो जाए बॉटम के इक्वल, जो बॉटम पे फोर्स एग्जिस्ट करती है उसके इक्वल हो जाए। तो इसके लिए बेटा देखो D जो है दैट इज इक्वल टू 2 times H। ये हमने रिलेशन पहले किया हुआ है, डिराइव कराया था मैंने रिलेशन। सो D इज इक्वल टू 2H। सो हाइट इज इक्वल टू H क्या हो जाएगा बेटा फिर इस हिसाब से, height will be d/2, height will be diameter का half, height is d/2। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन। A large block of ice 20 meter thick has a vertical hole drilled through it and is floating in the middle of a lake। What is the minimum length of a rope required to scoop up a bucket full of water through the hole? Density of ice is 0.9 gram per cc। so देखो बेटे एक लार्ज ब्लॉक है हमारे पास आइस का और वो कितना थिक है 20 मीटर थिक है और उसमें हमने एक होल ड्रिल कर दिया है इन दी और फ्लोट कर रहा है वो मिडल ऑफ द लेक पे। कहता कितनी लेंथ रोप की लगाई जाए टू स्कूप अप ए बकेट फुल ऑफ वाटर। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, ब्लॉक ऑफ आइस में होल कर रखा है और वहां से हमने रस्सी डाल के बाल्टी से पानी निकालना है बेटे। तो कितनी लेंथ लंबाई रखें रस्सी की कि हम बकेट से पानी निकाल सकें। और डेंसिटी ऑफ आइस इज गिवन टू एज 0.9 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ आइस इज गिवन टू एज 0.9 ग्राम पर सीसी। अब देखिए बेटा now fraction of volume inside, let us say small v volume is inside for the hole and capital V is the total volume। so fraction inside is equal to density of ice by density of water, density of ice by density of water। so now अब देखिए बेटा small v over capital V is equal to density of ice कितना हो गया बेटा 0.9 upon density of water is 1। इसको क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड। बेटा ये हमारे पास सोचिए बर्फ में होल कर रखा है जो हमने, और नो वॉल्यूम इनसाइड है ये वाला पोर्शन। इसको कैसे निकाल सकते हो, ये जो लेंथ है बेटे ये वाली लेंथ, this we say as x, suppose this length we say as x। now area of cross section is suppose A, so now volume will be A into x upon total volume। total volume क्या होगी बेटा area of cross section into total height। height कितनी दे रखी है आपको, इसकी thickness कितनी दे रखी है ब्लॉक की, that is 20 मीटर। so ये हो जाएगा बेटा A into 20 is equal to 0.9 over 1। so A से A कैंसल,
So this implies बेटे x is equal to 0.9 into 20. x is equal to 0.9 into 20. So ये कितना हो गया बेटे 18 मीटर. इसका मतलब है कि ये 18 मीटर तो अंदर डूब जाएगा. तो ये x जो आया वो 18 मीटर आया बेटे. इसका मतलब है 18 मीटर तो ये अंदर डूबा हुआ है. तो आपके पास 20 मीटर की कुल लंबाई है. तो बचा कितना बेटा 2 मीटर लंबी रस्सी ले आओ, बाल्टी पहुंच जाएगी. ठीक है. सो आंसर इज 2 मीटर. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे next question, that is the 35th question. A common hydrometer reads specific gravity of liquids. Compared to 1.6 centimeter on the stem, the mark 1.5 will be. The mark 1.5 will be. देखो बेटा ऐसा होता है, हाइड्रोमीटर जो होता है ना, हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स बेटा जितना ज्यादा डेंस होता है लिक्विड उतना ही कम डूबता है. ये जितना कम डेंस होता है उतना ही ज्यादा डूबेगा. तो इसका मतलब क्या है, द रीडिंग्स ऑफ द डेंसिटी दे कीप ऑन इंक्रीजिंग. ये हाइड्रोमीटर है बेटे, इस तरह का बल्ब होता है इसमें आगे लगा हुआ. तो इस पे रीडिंग्स लगी होती है डिपेंडिंग अपॉन. अगर आप डेंस लिक्विड में डाल रहे हैं तो ये कम डूबेगा. तो ये इसका मतलब है डेंसिटी इज हायर, तो वो रीडिंग कहाँ होगी, यहाँ पे. हायर डेंसिटी नीचे होंगी. और ऊपर वाली डेंसिटी कैसे होंगी बेटा, जो लोअर डेंसिटीज हैं वो ऊपर होंगी. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हायर और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बेटा लोअर. अब वो हमसे पूछ रहा है कि कंपेयर टू 1.6 सेंटीमीटर ऑन द स्टेम द मार्क 1.5 विल बी. सो 1.6 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में बेटे मार्क जो 1.5 है वो कहां पे होगा. अब ये जो सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है, ये जो मार्किंग ये बोल रहा है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की मार्किंग नहीं बोल रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट द मार्किंग ऑफ दी स्केल, मतलब ग्रेजुएशन जो इस पे सेंटीमीटर रॉड पे जो लेंथ लिखी होती है उसके हिसाब से जो 1.5 सेंटीमीटर है वो 1.6 सेंटीमीटर के अपवर्ड होगा बेटे. दैट विल बी अपवर्ड. सो आंसर इज ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. 1.6 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर क्या होगा, ऊपर होगा बेटे. क्योंकि जितनी भी हायर रीडिंग्स है वो नीचे हैं, लोअर रीडिंग्स ऊपर हैं. तो 1.6 सेंटीमीटर जो है वो नीचे आएगा और 1.5 जो है वो ऊपर जाएगा. बेटे हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर चेकिंग द डेंसिटीज. अब लैक्टोमीटर भी होता है, वो क्या करता है बेटे, बेसिकली मिल्क की डेंसिटी को चेक करता है. होता कुछ नहीं, एक इस तरह की रॉड होती है, उस पर मार्किंग्स लगी होती है. जितनी हायर मार्किंग्स हैं वो नीचे होती है. जैसे अगर 2 से शुरू करते हो आप तो 2, 1.9, फिर बेटा 1.8, फिर 1.7 करते करते ये 0.9 तक चली गई. अब ये रॉड उतनी ही ज्यादा डूबेगी. अगर एक लेस डेंस लिक्विड है तो उसमें ये ज्यादा अंदर जाएगी, और अगर एक हाई डेंसिटी है तो इट विल गो अप. तो इस मतलब ज्यादा कम डूबेगी अंदर हायर डेंसिटी वाले लिक्विड में. सो यू कैन कंपेयर दी डेंसिटीज. तो आप ये देख सकते हैं कि अगर दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया है तो आपको पता लग जाएगा इसको डालते ही. यू कैन जज बिकॉज मिल्क इज हैविंग हायर डेंसिटी देन वाटर. ठीक है बेटे. सो ये इंस्ट्रूमेंट हाइड्रोमीटर का ही एक्सटेंशन है, लैक्टोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा अब 36th क्वेश्चन. नेक्स्ट 36th क्वेश्चन. Which of the following substances has greatest viscosity? Mercury, water, ऑक्सीजन, ग्लिसरीन. सो बेटा सबसे ज्यादा बोल रहा है डेंसिटी किसके पास है. ठीक है. तो सॉरी, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसके पास है, सबसे ज्यादा विस्कस कौन है. ये तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की बेटे. तो ग्लिसरीन इज द मोस्ट विस्कस. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 37th क्वेश्चन. 37th क्वेश्चन देखेंगे अब.
if two ping pong balls are suspended near each other and a fast stream of air is produced within the space of the balls, देखिए बेटा, एक हमारे पास दो पिंग पोंग बॉल्स हैं और इनके बीच में हमने बड़ी हाई स्पीड जेट भेजा है, एयर जेट भेजा है। अब क्या होगा, कहता है ये दोनों बॉल्स के बारे में बताना है, ये क्या हो, दूर हो जाएंगी, नजदीक आ जाएंगी, या वैसे ही रहेंगी जैसे हैं, तो ये हमने पता करना है। अब देखो बेटा, इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने बीच में वेलोसिटी ऑफ द जेट को कर दिया बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, यहां पे प्रेशर हो जाएगा कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल। और बेटे यहां पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो दे विल मूव क्लोजर। कैसे चलेंगी वो, दे बोथ विल मूव क्लोजर टू ईच अदर। सो आंसर देखिए बेटा, डी पार्ट, कम क्लोजर, दे विल कम क्लोजर। नेक्स्ट बेटे 38th क्वेश्चन, नेक्स्ट 38th क्वेश्चन, there is a hole near the bottom of a tank. The volume of liquid emerging from the hole does not depend upon. तो हमने बेटा पता करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो बाहर निकल रही है एक ओरिफिस से, वो किस पे डिपेंड नहीं करती। आपको ये पता होना चाहिए कि द डिस्चार्ज थ्रू ए ओरिफिस इज इक्वल टू एरिया टाइम्स वेलोसिटी। डिस्चार्ज थ्रू ए ओरिफिस इज इक्वल टू एरिया टाइम्स वेलोसिटी। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डिस्चार्ज थ्रू एरिया तो ए है होल का, इनटू वेलोसिटी आपको पता है √2gh। तो अब देखिए ये सारे फैक्टर्स पे जो डिस्चार्ज है वो डिपेंड करता है। अब हम इसमें चेक करेंगे बेटे किस पे डिस्चार्ज डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड करता है। फर्स्ट चॉइस है एरिया ऑफ होल, इट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट। हाइट ऑफ लिक्विड लेवल अबव द होल, इट आल्सो डिपेंड्स। ग्रेविटेशनल जी पर भी डिपेंड करता है। किस पे नहीं करता बेटा, सी चॉइस है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे 39th। A small solid ball is released in a viscous liquid. The velocity of the ball is given by. So बेटा एक स्मॉल सॉलिड बॉल है और उसको हमने विस्कस लिक्विड में रिलीज कर दिया, उसको हमने विस्कस लिक्विड में रिलीज कर दिया और उसकी वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज गिवन बाय। हमने पता करना है कि बॉल की वेलोसिटी को ऐसे कौन सा कर्व दे रहा है। तो अब हमारे पास जो गिवन कर्व्स हैं बेटे, उसमें देखिए सी कर्व कुछ ऐसा है, उसमें बेटा बी कर्व कुछ ऐसा दे रखा है हमें, ए कर्व कुछ ऐसा दे रखा है बेटे, और ये हुआ ए बी सी, और बेटा डी कर्व कुछ ऐसा दे रखा है। अब इसमें हमने पता करना है कि वेलोसिटी बॉल की, अगर मतलब एक स्मॉल सॉलिड बॉल हमने विस्कस लिक्विड में रिलीज की, तो उसकी वेलोसिटी कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बेटा जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा सॉलिड बॉल, मैंने आपको बताया इट अचीव्स ए टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब वो नीचे गिरता है तो इट्स वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द अपवर्ड फोर्स इंक्रीजिंग, अपवर्ड फोर्स इंक्रीज करती है, तो वो उसकी जो डिक्रीजिंग, उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग और फाइनली वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आप देखिए ए तो किसी सिचुएशन में नहीं हो सकता, ये तो इंक्रीजिंग कर्व है, बी कांस्टेंट वेलोसिटी कर्व है, कांस्टेंट तो रहती नहीं, वेलोसिटी तो डिक्रीज करती रहती है। अच्छा ये सी जो कर्व है ये हो सकता है या डी हो सकता है, क्योंकि दोनों डिक्रीजिंग कर्व हैं, लेकिन बेटा सी के चांस ज्यादा हैं। क्यों, इसमें वेलोसिटी इसने कांस्टेंट दिखा दी, यहाँ पे इसने वेलोसिटी कांस्टेंट होती हुई नहीं दिखाई। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 40th क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे बेटा। As the depth of a river increases, the velocity of flow. तो बेटा जैसे जैसे डेप्थ रिवर की इंक्रीज करती है, मतलब कि प्रेशर हेड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं तो प्रेशर हेड ऑन द वाटर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी, देखो ऊपर जो है सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है
उसमें तो मोशन तेज होता है, वहीं से डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होती है बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी इफेक्ट। जैसे जैसे नीचे वाले लेयर्स में जाते हैं तो वहां पे वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 41st क्वेश्चन। A tank is filled with water up to a height, capital H. Water is allowed to come out of a hole P in one of the walls at a depth h below the surface of water. Express the horizontal distance x in terms of बड़ा H, capital H and small h. So ये देखिए बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है किस तरह का है, इस तरह है। हमने यहाँ पे ना कहीं होल कर रखा है बेटे, इसमें लिक्विड कैपिटल H हाइट तक भर रखा है हमने। द लिक्विड इज फिल्ड टू ए हाइट कैपिटल H। यहाँ पे हमारा होल है एंड द फ्री सरफेस से ये होल स्मॉल h हाइट तक है और यहाँ से बेटा लिक्विड निकल रहा है, द लिक्विड इज पोरिंग आउट। तो हमने x एक्सप्रेशन जो ये कितनी हॉरिजॉन्टल दूरी पर जाके गिरता है, इस x एक्सप्रेशन को निकालना है कैपिटल H और स्मॉल h की टर्म्स में। अब आप देखिए बेटा, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं कैपिटल H और स्मॉल h की टर्म्स में, आप किस तरह इसको निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, यहाँ पे निकलने वाले पानी की वेलोसिटी होगी √2gh। यहाँ पे निकलने वाले पानी की वेलोसिटी होगी √2gh। अच्छा बेटा, ये जो एंड है, अब ये जो लेवल है ये कितना होगा h माइनस स्मॉल h, इस हाइट पे है। तो बेटा h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो t कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। ना बेटे x किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू v इंटू टी। सो दैट इज इक्वल टू √2gh इंटू रूट ऑफ 2 टाइम्स h माइनस स्मॉल h अपॉन g। सो ये कितना हो गया बेटे, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सो ये हो गया बेटा आप x, तो x कितना हो गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू कैपिटल H माइनस h। सो आंसर देखिएगा हमारे पास है, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट 41st का। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन बेटे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। नाउ देखिए बेटा, 42nd क्वेश्चन कह रहा है, इन दी अबव क्वेश्चन x इज मैक्सिमम व्हेन, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने अभी भी निकाला, क्या निकाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है बेटे, अगर ये x आपको दे रखा है, इसको मैक्सिमम हमने बनाना है, तो इसका मैक्सिमा अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं, मैंने आपको करके दिखा रखा है थ्योरी में, तो h इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाता है, स्मॉल h इज इक्वल टू h बाई 2। दैट मीन्स मिडल में होल होना चाहिए, तो h इज इक्वल टू 2h। सो ये देखिए आंसर क्या बनता है इसका, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 43rd क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा 43rd क्वेश्चन। A small spherical body is dropped from a great height in a viscous liquid. Its journey in the liquid is best described with the curve described in the figure given below by the curve. So देखिए बेटा, हमारे पास ये 4 curves given below हैं। One is like this, this is curve A, this is curve B, now this is curve C, और this is curve D, और ये ग्राफ है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम।
तो हमने बेटा देखिए क्या है कि विस्कस लिक्विड में किसी ग्रेट हाइट से एक स्फेरिकल बॉडी को छोड़ा है और इट्स जर्नी इन दी लिक्विड, उसकी जर्नी लिक्विड में किस तरह की है, वी आर टू सर्च फॉर दैट। तो अब देखिए बेटा व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि शुरुआत में जब आप बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे नीचे जाती है अपवर्ड फोर्स इंक्रीज करती जाती है और वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो नीचे जाते वक्त पहले वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और उसके बाद एक फिक्स टाइम बाद जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है देन द वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। सो इसका मतलब क्या है, पहले तो कर्व आएगा, कर्व क्यों आएगा, क्योंकि जो नेट फोर्स के कारण यानी रिटार्डेशन के कारण इसकी वेलोसिटी घट रही है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह का आएगा और उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा, उसके बाद फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। सो आंसर इज सी पार्ट। तो इसमें देखिए बेटा हम ये इक्वेशन भी सोच सकते हैं इसमें कि अगर आपने बॉडी ड्रॉप की थी तो u वेलोसिटी 0 थी, स्फेरिकल बॉडी की वेलोसिटी 0 थी और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और v हो जाती है, ठीक है। तो रिटार्डेशन हो रही है इसकी कंटिन्यूअस रिटार्डेशन हो रही है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अब देखिए ये तो माइनस यू स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए बेटा v वेलोसिटी उसने एक्वायर कर ली और ये 0 थी तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो गया, 2ah हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, अपैरेंट एक्सेलरेशन होगी। अब थ्रस्ट भी है इसमें लगा हुआ, अब थ्रस्ट भी है और प्लस विस्कस फोर्स भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका रिलेशनशिप कैसा है, ये पैराबोलिक रिलेशनशिप है। तो हम ये डी वाला कर्व नहीं मान सकते क्योंकि डी में है तो डिक्रीज ही कर रही है वेलोसिटी, घट रही है, लेकिन क्या है स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे हम नहीं मान सकते ये, बिकॉज देयर इज ए पैराबोलिक रिलेशनशिप, इसलिए हमने सी को आंसर माना और उसके बाद फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वो टाइम के साथ बदलती नहीं है। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 44th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, मोशन ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब इज डिस्क्राइब्ड बाय। सो बेटा एक ट्यूब में मोशन किस तरह लिक्विड का मोशन किस तरह से डिफाइन किया गया है, दैट इज डिफाइंड बाय बर्नौली थ्योरम। नहीं बेटे बर्नौली थ्योरम तो एनर्जी के बारे में बात करता है। बी पार्ट है पॉइज्यूल्स इक्वेशन। पॉइज्यूल इक्वेशन में डिस्चार्ज नपता है थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब। स्टोक्स लॉ तो बात ही नहीं करता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी फ्लो की बात नहीं करता। सो आंसर क्या हो गया बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 45th क्वेश्चन। Now 45th question, the work done in increasing the size of the soap film from 10 centimeter by 6 centimeter to 10 centimeter by 11 centimeter is 3 into 10 power minus 4 joules. The surface tension of the film is, so देखो बेटा work done जो होता है ना that is equal to surface tension into change in area, ठीक है बेटे, work done is equal to surface tension into change in area और वर्क डन होता है चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो ये एक्सप्रेशन हमने वहां से लिया है। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया क्या होता है, सरफेस एनर्जी। सो बेटा वर्क डन कितना है, 3 into 10 power minus 4 जूल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस टेंशन T इनटू ये हो गया बेटा 60 सॉरी ये हो गया, इंक्रीज कर रहे हैं तो फाइनल एरिया क्या हो गया बेटा 110 माइनस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 दिस मैनी मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन T कितनी हो जाएगी बेटे, 3 इंटू 10 की पावर -4 बाय 50 इंटू 10 की पावर -4, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। सो सरफेस टेंशन बिकम्स इक्वल टू 3/50। तो ये आंसर अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 0.06 आता है, यानी कि 6 into 10 power -2 न्यूटन पर मीटर। सो आंसर इज 6 into 10 power -2
न्यूटन पर मीटर। लेकिन ये ध्यान रखिए बेटा एक बात और, ये 100 फिल्म है, 100 फिल्म में जो एरिया है वो दुगना बढ़ेगा, तो इसलिए ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.06, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। सो आंसर कितना आ गया बेटे, आंसर इज 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर बी फॉर बॉम्बे। Forty-sixth question. If a liquid does not wet glass, its angle of contact is। बेटे देखो जो लिक्विड ग्लास को वेट नहीं करते, जैसे मरकरी है वो ग्लास को वेट नहीं करती, सो इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट बिकम्स क्या चीज बेटे, ऑब्ट्यूस। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ऐसे लिक्विड्स का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है, जैसे मरकरी का ग्लास के साथ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 135 डिग्री होता है, दैट इज ऑब्ट्यूस। ठीक है बेटे। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, 47th क्वेश्चन देखिए, ए बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर is converted into n smaller drops of radius small r, the required energy is। ये बेटे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा है कि एक बड़ा ड्रॉप रेडियस r का that needs to be converted into smaller drops, into n smaller drops of radius small r, और बेटे हमने पता करना है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। आप देखिए जो टोटल एनर्जी है कितने n ड्रॉप्स की, जो टोटल एनर्जी है n ड्रॉप्स की, वो किसके बराबर हो जाएगी बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर n इंटू टी। ठीक है बेटे, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ n ड्रॉपलेट्स। अच्छा एक ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप की बेटा एनर्जी कितनी है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी। सो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन, जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने दी वो किसके बराबर हो जाएगी बेटे, 4 पाई R स्क्वायर इंटू एन माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी। सो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है आप दे रहे हैं, तब क्या है ये बड़ा ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स में टूट जाता है, और कितनी ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स में, ईच ऑफ रेडियस r। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48th। The terminal velocity of a sphere moving through a viscous medium is। so बेटा देखो आपको ये पता है v is equal to 2/9 eta r square into rho of body minus rho of liquid, rho minus sigma into g। ठीक है बेटे, तो अब ये यहां पे पूछ रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर मूविंग थ्रू ए विस्कस मीडियम is directly proportional to square of radius of the sphere. So terminal velocity is directly proportional to square of radius of the sphere. So ये आंसर बना बेटा C part, आंसर is C part। नेक्स्ट बेटे 49th क्वेश्चन, नेक्स्ट 49th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बेटा 49th क्वेश्चन। An aeroplane gets its upward lift due to the phenomena described by। बेटा एक एरोप्लेन को अपवर्ड लिफ्ट क्यों मिलता है, किस वजह से मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। A liquid flows in a tube from left to right as shown in figure। A1 and A2 are the cross sections of the portions of the tube
as shown, then the ratio of V1 by V2 will be. So अब देखिए हमारे पास बेटा क्या है, ये इस तरह की एक ट्यूब गिवन है, दिस इज द सॉर्ट ऑफ ट्यूब दैट वी आर गिवन। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A1 और यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A2। नाउ यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज V1 और यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज V2। अब हमें क्या पता करना है, V1 बाय V2 की रेशियो पता करनी है। सो आपको पता है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द डिस्चार्ज थ्रू द एरिया A1 इज A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 इंटू V2। ठीक है बेटे। नाउ V1 बाय V2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। V1 by V2 is equal to A1 is equal to A2 by A1। So आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर इज B for Bombay, आंसर इज B for Bombay। नेक्स्ट बेटे 51st क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा 51st क्वेश्चन देखिए, वाटर राइजेस टू ए हाइट of 4 centimeter in a capillary tube. If the radius of the tube is made 1/3, the water will rise to a height of. So बेटा देखो ऐसा है, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है और उसमें पानी जो है वो राइज कर रहा है by a height of 4 centimeter. Now if the radius of the tube is made 1/3, अगर हम ट्यूब के रेडियस को 1/3 कर देते हैं तो वाटर किस हाइट तक राइज करेगा। तो देखो बेटा H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन R रो जी। H डैश ये हाइट हमको दे रखी है, ये हाइट कितनी दे रखी है बेटा 3। दिस हाइट इज गिवन टू अस एज 4 सेंटीमीटर। दिस हाइट इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। सो बेटा H डैश इज इक्वल टू 2t cos ऑफ थीटा बाय R बाय 3, क्योंकि रेडियस बदला है सिर्फ। सो R बाय 3 हो गया रेडियस ऑफ द ट्यूब और रो इंटू जी। सो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, H डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये ऊपर जाके 3 हो गया, ये सारा का सारा क्या है 4 के बराबर है, 3 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो H डैश इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो आंसर इज B फॉर बॉम्बे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 52nd क्वेश्चन। नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा बेटा 52nd क्वेश्चन। The terminal velocity of a 2 centimeter radius ball in a viscous liquid is 20 centimeter per second. What would be the terminal velocity if the radius of the ball were halved? तो देखो बेटा ऐसा है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है एक 2 सेंटीमीटर वाली बॉल की, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाली बॉल की, that is 20 centimeter per second. Now what would be the terminal velocity if the radius of the ball were halved? आपको पता है बेटे टर्मिनल वेलोसिटी जो 20 है that is proportional to 2 का स्क्वायर, और जो बेटे टर्मिनल वेलोसिटी we don't know और रेडियस ऑफ द बॉल वर हाफ्ड, तो इसको हमने हाफ कर दिया यानी 1 का स्क्वायर। सो v by 20 इज इक्वल टू 1 by 4। सो इसका मतलब v कितना आ गया बेटे 5 आ गया। सो v becomes what 5 centimeter per second। सो आंसर इज 5 centimeter per second। आंसर इज D for Delhi, आंसर इज D for Delhi। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा बेटे 53rd क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर इज लो फॉर, सो बेटे रेनॉल्ड्स नंबर इज लो फॉर हाई विस्कोसिटी, लोड वेलोसिटी, लो डेंसिटी, ऑल ऑफ दिस। तो ये देखिए रेनॉल्ड नंबर होता है बेटे रो वी डी बाय ईटा। रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय रो वी डी बाय ईटा। सो हाई विस्कोसिटी यदि हो जाए तो रेनॉल्ड नंबर लो हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। लो वेलोसिटी हो जाए तो रेनॉल्ड नंबर तब भी लो हो जाएगा बेटे। अच्छा डेंसिटी लो हो जाए तब भी रेनॉल्ड नंबर लो हो जाएगा। इसका मतलब तीनों की तीनों चॉइस आर ट्रू। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नाउ नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन देखेंगे।
द नेचर ऑफ द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। जो बेटा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होती है जब हम किसी कंपोनेंट को डिफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसमें जो इलास्टिक फोर्स सेटअप होती है वो उसकी नेचर कैसी है? आंसर है ए पार्ट बोल रहा है ग्रेविटेशनल, बी पार्ट बोल रहा है बेटा न्यूक्लियर, सी पार्ट बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डी पार्ट बोल रहा है वंडरवाल्स। सो देखो बेटा आंसर बनता है इसका सी पार्ट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। आंसर कैसे? आंसर क्या है? सी पार्ट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 55th क्वेश्चन। 55th क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स? किसके पास यूनिट्स नहीं है? ए पार्ट बोल रहा है यंग्स मॉडुलस, बी पार्ट बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी, सी पार्ट बोल रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, डी पार्ट बोल रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो देखो बेटा ऐसा है, यंग्स मॉडुलस की यूनिट सेम होती हैं एज दैट ऑफ स्ट्रेस, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट्स 1 अपॉन बल्क मॉडुलस है, दैट इज मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी यूनिट्स हैं एंड दैट इज सेम थिंग एज दैट ऑफ स्ट्रेस, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज यूनिटलेस बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम की यूनिट्स आ गई और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम की यूनिट्स आ गई, तो इसका मतलब क्या है? यूनिटलेस हो गया। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 56th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 56th क्वेश्चन। टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम मटेरियल। दो वायर्स ए और बी कैसी हैं? सेम मटेरियल की हैं। देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, L1 by L2 is equal to 1/2 and the diameters are in the ratio, अच्छा बेटे डायमीटर्स की रेशियो दे रखी है D1 upon D2 is 2:1। सो डायमीटर्स की रेशियो किसमें है? 2:1। if they are pulled by the same force then the increase in their length will be, so देखो बेटा डेल्टा L जो रेशियो ऑफ लेंथ्स निकालनी है, इंक्रीज ऑफ लेंथ की रेशियो, सो डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाय A इंटू वाई। डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाय A इंटू वाई। अच्छा बेटे देखो, अगर डायमीटर्स की रेशियो आपको दे रखी है, डायमीटर्स की रेशियो D1 बाई D2 2:1 दे रखी है, तो एरियाज की रेशियो किसके बराबर हो जाएगी बेटे? 4:1 के। सो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 इज इक्वल टू क्या चीज बेटे? L1 बाई A1 अपॉन L2 बाई A2। सो दिस विल बी L1 बाई L2 इंटू, देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा? L1 बाई L2 इंटू क्या चीज? A2 बाई A1। तो L1 बाई A1 इंटू A2 बाई L2। सो L1 बाई L2, सो L1 बाई L2 कितना हो गया बेटे? 1/2 और A2 बाई A1 कितना हो गया? 1/4। ये रेशियो कितनी होगी? 1:8। सो यानी कि जो इंक्रीज होगा, जो लेंथ्स के इंक्रीज होंगे उनकी रेशियो जो होगी दैट विल बी 1:8। आंसर इज सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 57th क्वेश्चन। फिफ्टी सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर is made from 10 centimeter cube of copper. A force F is applied so that its length increases by 2 mm. Another wire of length 8 meter is made from same volume of copper. If the force F is applied to it, its length will increase by। सो देखो बेटा एक हमारे पास बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये। देखिए लेंथ ऑफ द कॉपर वायर दैट यू मेड इज 2 मीटर और वॉल्यूम जिससे बनाई हुई है दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फोर्स F इज अप्लाइड, F फोर्स आपने लगा दी और सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 mm। सो डेल्टा L कितना हो गया बेटा? 2 mm। और दूसरी वायर है उसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर। ठीक है बेटे, और इज मेड फ्रॉम सेम वॉल्यूम ऑफ कॉपर, यानी कि वॉल्यूम उसकी भी हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब रखी। और क्या कह रहा है बेटे? नाउ इस पे भी फोर्स F लगाई, इसका डेल्टा L हमने पता करना है।
इसका डेल्टा एल वी वांट टू फाइंड आउट। सो देखिए बेटा ऐसा है कि हम इसको लिख सकते हैं लेंथ को 200 सेंटीमीटर, और इसको हम लेंथ को लिख सकते हैं बेटा 800 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको इंक्रीज इन लेंथ को बेशक एमएम में रहने दीजिए, या अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 1 सेंटीमीटर 10 एमएम के बराबर होता है। सो दैट इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, so 1 mm is equal to 1/10, so that is equal to 0.2 सेंटीमीटर। सो देखो बेटा डेल्टा एल डैश हमने इसका पता करना है। नाउ वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। सो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई। सो दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू एल बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई। अब देखो हमें वॉल्यूम दे रखी है ना, तो वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया इंटू लेंथ। सो बेटा एरिया कितना हो गया, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। सो एरिया होगी वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ये एल स्क्वायर हो गया इंटू वाई, ठीक है बेटे। इसका मतलब है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। सो बेटा डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम 1 इंटू क्या चीज बेटे, इंटू वॉल्यूम 2 अपॉन L2 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, नाउ डेल्टा L2 हमने निकालना है। सो डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू V1 इंटू L2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1 का स्क्वायर इंटू V2। सो अब देखिए ये डेल्टा L2 है। सो अब वॉल्यूम 1 की आपको दे रखी है बेटे, ठीक है, वॉल्यूम 1 की आपको दे रखी है, वॉल्यूम 2 के बराबर ही है, वॉल्यूम इज नॉट चेंज्ड, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटे। तो L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर, ठीक है बेटे, इंटू डेल्टा L1 है। तो इस तरह करो, L2 स्क्वायर कितना है 8, L2 डेल्टा L यस 8 मीटर, तो इसको लिख दो 8 का स्क्वायर बटा क्या चीज बेटे 2 का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट्स ने कैंसिल ही हो जाना है यहाँ पे, इनटू क्या चीज बेटे डेल्टा L1 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा बेटे 64/4 इनटू क्या चीज 0.2, ये कितना हो गया बेटे 3.2 सेंटीमीटर। So answer is 3.2 centimeter. So answer is D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next bete 58th question. Next देखिए बेटा 58th question. A metal rod that is 4 meter long and 0.5 centimeter square in cross section area is found to stretch 0.2 centimeter under a tension of 5000 Newton. Then the Young's modulus for this metal is, so देखिए बेटा लेंथ कितनी है 4 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन क्रॉस सेक्शन इज फाउंड टू स्ट्रेच डेल्टा एल कितना हो गया बेटे 0.2 सेंटीमीटर अंडर ए टेंशन यानी फोर्स कितनी है बेटे, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 5000 न्यूटन्स, The Young's modulus for this metal is, तो हमने Young's modulus निकालना है इस पर्टिकुलर मेटल के लिए, we want to find out Young's modulus. So अब देखिए बेटा क्या करेंगे, डेल्टा L is equal to F into L by A into Y. Now this implies that Young's modulus is equal to F into L by A times delta L. So ये हो जाएगा बेटा कितना, F कितना है 5000 into L is
4 मीटर अपॉन क्या चीज ए कितना है बेटे 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल कितना हो गया बेटे 0.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो, इसको यदि आप सॉल्व कर लेते हो, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू डी पार्ट दैट इज 20 इंटू 10⁻10 पास्कल। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 58 आंसर इज डी पार्ट। 59th क्वेश्चन देखेंगे अब। A steel wire is stretched by 1 kilogram weight if the radius of the wire is doubled, its Young's modulus will be। So देखो बेटे ऐसा है कि अगर हमारे पास स्टील है, यंग्स मॉडुलस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और उसको पहले हमने 1 किलोग्राम वेट से खींचा, अगर उसका रेडियस डबल कर देते हैं और तब भी उसको खींचते हैं तो यंग्स मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग्स मॉडुलस इज ए कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल जब तक बदलते नहीं, यंग्स मॉडुलस नहीं बदलता। सो आंसर इज ए पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। आंसर इज ए पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट बेटे 60th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। कंसिडर एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। आयरन रॉड की लेंथ कितनी है बेटे 1 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस कितना है बेटे 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस है, आयरन रॉड है, लेंथ 1 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका यंग्स मॉडुलस 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द फोर्स विद विच the two ends must be pulled to produce an elongation of 1 mm. So delta L is equal to 1 mm. So अगर आप कितनी फोर्स लगाएं, तो फोर्स with which the two ends must be pulled to produce an elongation of 1 mm is, तो हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं इस केस में। सो बेटा देखिए, डेल्टा L is equal to F into L by A into Y. Now this implies that F is equal to A into Y by L into delta L. So A कितना है बेटे इस केस में 1 into 10⁻⁻4। ठीक है बेटे, 1 into 10⁻⁻4 into यंग्स मॉडुलस है बेटे AY। यंग्स मॉडुलस कितना है 10⁻11 into delta L। delta L is 100 is 1 meter only, so 1 meter upon, sorry, delta L is 1 mm, so 1 mm is 1 into 10⁻⁻3 अपॉन लेंथ इज 1 मीटर। सो यदि आप ये देखें तो इस हिसाब से आपके पास फोर्स कितनी आ जाती है। सो फोर्स कितनी आ जाती है बेटे 60th क्वेश्चन में, द फोर्स कम्स आउट टू बी 10⁻4 न्यूटन। आंसर इज ए पार्ट 10⁻4 न्यूटन। सो आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 61st क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बेटा 61st क्वेश्चन। A nylon rope elongates 1.2 meter under the weight of an 80 kg man. If the rope is 50 meter in length and 7 mm in diameter, the Young's modulus of the material of the rope is। So देखिए बेटा, delta L is equal to FL over A into Y. Now Young's modulus will be equal to, this implies Young's modulus will be equal to FL over A into delta L. So this will be equal to, now Young's modulus will be equal to F, फोर्स किसके बराबर हो जाएगी बेटे 80 into G 10 into लेंथ कितनी है 50 अपॉन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा बेटा पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई इंटू 7 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर, ये डायमीटर दे रखा आपको, बाय 4। ठीक है बेटे, इंटू क्या चीज डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इज गिवन टू अस एज हाउ मच, दैट इज 1.2। सो 1.2। अब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, सो इसमें जो आंसर है कोई किसी को भी टैली नहीं करेगा। आंसर विल बी डी पार्ट
None of these. None of these. So answer will be D for Delhi. Next video, 62nd question. What percent of length of a wire will increase by applying a stress of 1 kg weight per mm square on it? Y is equal to 1 into 10 power 11 Newton per meter square and 1 kg weight is equal to 9.8 newtons. So हमने निकालना है percentage change in length of the wire by applying a stress of 1 kg by applying a stress of 1 kg weight per millimeter square on it. Young's modulus is given and 1 kg weight is 9.8 Newton. So बेटा stress आपको दे रखा है, stress sigma is equal to 1 kg weight, that is 9.8 Newton per millimeter का square. So that will be 9.8. अच्छा मिलीमीटर होता है 10 पावर माइनस 3 मीटर्स के बराबर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 मिलीमीटर इज 10 पावर माइनस 3 मीटर, सो मिलीमीटर का स्क्वायर है, ऊपर आगे 10 पावर 6 हो जाएगा, तो ये स्ट्रेस है. अच्छा बेटे अब देखो यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है इस प्रॉब्लम में. यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 11 दीज मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटे. अब देखो डेल्टा एल बाई एल यानी ये स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस. स्ट्रेस इज 9.8 इंटू 10 पावर 6 बाई यंग्स मॉडुलस 1 बाई 10 की पावर 11 1 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 100 इंटू 100. सो दिस विल टर्न आउट टू बी हाउ मच. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आपके पास आएगा 0.0098%. 0.0098%. आंसर इज सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 63rd क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिएगा बेटा 63rd क्वेश्चन देखेंगे. A cable breaks if stretched by more than 2 mm. एक केबल टूट जाती है अगर ये स्ट्रेच हो जाती है by more than 2 mm. More than 2 mm. It is cut into 2 equal parts. Then by how much each part can be stretched? By how much heat can be stretched without breaking? So देखो बेटा ऐसा है, एक केबल ब्रेक हो जाती है यदि उसको 2 mm से ज्यादा खींच दिया जाए. So आपको पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. सो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेन कितना हो गया बेटा डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? दी 2 mm अगर आपने कर दिया तो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एल अपॉन वाई. दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एल अपॉन वाई. तो अब देखो स्ट्रेस चेंज नहीं होगा क्योंकि फोर्स वही लगा रहे हो बेटे, और वाई भी कांस्टेंट है. इसका मतलब है चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के. सो 2 mm था, सपोज कीजिए एक्सटेंशन maximum at a length L. Now what you have made, let us say the extension is delta L dash, जिसपे कि L by 2, जब L by 2 लेंथ होती है तो एक्सटेंशन मैक्सिमम हो सकती है डेल्टा L dash. So delta L dash upon 2 is equal to 1 by 2. So delta L dash is equal to 1 mm. So delta L dash कितना आ गया बेटा? That comes out to be 1 mm. So answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next video 64th question. Next question देखिए 64th question देखेंगे अब. A nylon rope 3 centimeter in diameter has a breaking strength
of 1.5 into 10 to the power 5 Newton. The breaking strength of a similar rope 1.5 centimeter in diameter is. So आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी है, देखो बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज गिवन टू अस एज 9.8 1.5 into 10 to the power force, breaking force is 1.5 into 10 की पावर ऑफ 5 न्यूटन, और डायमीटर ऑफ द नायलॉन रोप कितना है, डायमीटर ऑफ द नायलॉन रोप इज 3 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स 3 into 10 to the power minus 2 meters. This is diameter of the breaking rope. अच्छा बेटे, the breaking strength of a similar rope. अब अगर हमारे पास breaking strength हो similar rope की, वो हमने पता करनी है, that is having a diameter of 1.5 centimeter. That is having a diameter of 1.5 centimeter. So breaking strength हमने पता करनी है, यानी F dash we want to know. ठीक है बेटे, अब देखिए इस केस में जब आपने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पता करनी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक तो चेंज होएगा, ठीक है बेटे। अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जब आपने पता करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, किस तरह निकालोगे आप, देखो बेटे जो यंग्स मॉडुलस है वो तो कांस्टेंट रहता है, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना हो गया अपसाइला बेटे, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन। सो इस केस में y इंटू अपसाइला इज इक्वल टू सिग्मा। बेटा देखो ऐसा है कि स्ट्रेन और ये यंग्स मॉडुलस इज ए कांस्टेंट, स्ट्रेस हैज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी विद स्ट्रेन इन द इलास्टिक लिमिट, सो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमें चाहिए इस बारे में, तो देखो बेटा सिग्मा जो होता है वो f बाई एरिया होता है, सिग्मा इज इक्वल टू f बाई एरिया, तो यानी कि अब हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो हमें इसके लिए पता है, तो f कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 5 ओवर पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4, 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 4, पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4, तो दिस 1.5 इंटू 10 की पावर 5 ओवर पाई इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू f डैश अपॉन क्या चीज बेटे, पाई इंटू 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से यदि आप देखो बेटा तो यू कैन कैलकुलेट एफ डैश, एफ डैश किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा 0.375 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया बेटे, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो सेम रहेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल एक ही है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों का इक्वेट कर दिया, उससे ब्रेकिंग लोड आ गया जो 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर की तार के लिए होना चाहिए। ठीक है बेटे, आंसर क्या हो गया, आंसर इज सी पार्ट। नाउ 65th क्वेश्चन, a wire of length 1 meter, area of cross section 1 centimeter square, and its Young's modulus is 10 to the power 11 Newton per meter square. Two forces each of magnitude F are applied on its two ends in the opposite directions. If the change in length is 1 mm, then the value of F is, ठीक है बेटे, अगर change in length 1 mm है then the value of F will be, now आपको लेंथ दे रखी है बेटा 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस दे रखा है बेटा 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स तो आपने F लगाई है, डेल्टा L आपको दे रखा है बेटे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर्स। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, वैल्यू F की निकालनी है, सो डेल्टा L इज इक्वल टू F इंटू L बाई A इंटू Y, so this implies that F is equal to AY by L into delta L, so A कितना हो गया 1 into 10 पावर माइनस 4 इंटू यंग्स मॉडुलस हो गया 10 पावर 11 बटा लेंथ कितनी होगी बेटा 1 मीटर इंटू डेल्टा L कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस, सो ये कितना हो गया बेटा माइनस 7 10 की पावर 4 हो गया ये,
10 power 4 newtons. So answer is 10 की power 4 newton, that is 10,000 newton. So answer is B for Bombay.